नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश साल का शोमैन। ये रेड कारपेट हमेशा हर जगह 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिछता हुआ दिखाई दिया। मजेदार बात यह रही कि भले ही बिहार में हार मिली हो, भले ही दिल्ली में हार मिली हो, लेकिन मोदी फैक्टर हर जगह काम कर रहा था। चाहे वो बराक ओबामा हो, पुतिन हो या नवाज शरीफ हो, हर एक के ऊपर मोदी का एक नया जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऊपर से अगर यह कहा जाए कि राजनीति के क्षितिज पे मोदी नाम का सितारा चमचमाता रहा तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। साल 2015 के ढलते सूरज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की नई इबारत गढ़ रहे हैं। पूरा देश नए साल के जश्न में सराबोर है तो प्रधानमंत्री मोदी का कारवां कदम दर कदम देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाने में जुटा है। ये जो रोड नेटवर्क बनाने का हमने अभियान उठाया है, वो पूरा अभियान दिल्ली के 100-150 किलोमीटर की रेडियस के सारे क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। 2015 में देश ने सत्ता का नया मिजाज देखा, गवर्नेंस का नया अंदाज देखा, नायाब नेतृत्व की ऐसी वानगी देखी जिसमें देश का प्रधानमंत्री पूरे साल बिना रुके, बिना थके इस मुल्क को आगे ले जाने में जुटा रहा। क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाती है। 2014 में जिस उम्मीद और भरोसे के साथ देश ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी, मोदी ने 2015 में उसे पुख्ता करने की भरपूर कोशिश की। घरेलू मोर्चे पर नए नए प्रयोग किए, मन की बात से देश के दिल में उतरने की कोशिश की। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है। तो मोदी की विकास नीति ने देश के 100 शहरों की काया पलट की भी उम्मीद जगाई। 100 स्मार्ट शहर उसी उम्मीद का एक बड़ा पड़ाव है। ये पहली बार स्मार्ट सिटी की योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करें। मोदी सत्ता में उम्मीदों की विशाल लहरों पर सवार होकर आए थे। 10 साल के कांग्रेस राज से उपजी निराशा ने मोदी को ऐतिहासिक जीत का नायक बनाया था। मोदी उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने मेक इन इंडिया का नया नारा उछाला तो सबको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश भी करते दिखे। लेकिन मोदी के नाम का असली डंका तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बजा, जहां मोदी की करिश्माई कूटनीति कमाल दिखाती रही, कारगर होती रही। इसी का नतीजा था दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सर्वे सर्वा की ये सलामी गारद, जो भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा रही थी। पूरे साल मोदी की डिप्लोमेसी उनके मुरीदों और उनके विरोधियों दोनों को चौंकाती रही। बराक ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह के मेहमान बने तो लंदन का शाही महल मोदी का मेजबान बना। नरेंद्र मोदी से पहले भी भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन की यात्रा की, लेकिन मोदी पहले भारतीय बने जिन्हें ब्रिटिश संसद को संबोधित करने का सम्मान मिला। He rightly said, "आचे दिन आने वाली है।" But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: आचे दिन जरूर आएगा। मोदी साल भर दुनिया नापते रहे और कूटनीति की डगर पर मील के नए पत्थर बनाते रहे। आखिरी पड़ाव तो सबसे धमाकेदार था, जब काबुल से उनका विमान सीधे लाहौर लैंड किया और कूटनीति के जानकारों को यह कहने पर मजबूर किया कि डिप्लोमेसी ऐसी भी की जा सकती है। आज तक ब्यूरो। पूरे साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के जो हैं, उनकी कूटनीति राजनीति में नए नए मुकाम हासिल करती गई। मोदी राज में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा राजपथ पर गणतंत्र दिवस की सलामी लेते हैं। इतना ही नहीं,
मोदी चीन जाते हैं, हिमालय में जो एक कड़वाहट थी वो रिश्तों की बर्फ पिघल जाती है। और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड वो तो साल के आखिर में एकाएक जब वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद जाकर जन्मदिन की बधाई देते हैं। अनहोनी को होनी में तब्दील होने की ये तस्वीरें लाहौर की हैं और अविश्वसनीय दिखती ये तस्वीरें भी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की ही हैं। मोदी काबुल गए थे, संसद के उद्घाटन समारोह का न्योता था, वहीं नवाज का पैगाम आया। नवाज शरीफ ने शिष्टाचार की शराफत दिखाई, मोदी को नातिन की शादी का न्योता भिजवाया और मोदी लाहौर चले आए। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, करारा जवाब था उस पाकिस्तान को जो पूरे साल हमारे साथ कभी दोस्ती तो कभी अदावत की आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। जरा याद कीजिए वो दिन जब हुर्रियत के अलगाववादियों से बातचीत जारी रहने की जिद पर पाकिस्तान ने रिश्ते सुधारने की बड़ी पहल पर पानी फेर दिया था। लेकिन अपनी शपथ में नवाज को न्योता भिजवाने वाले मोदी जानते थे कि पड़ोस में अमन कितना अहम है। मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाया, पेरिस में नवाज से हाथ मिलाया, एक दूसरे से गुफ्तगू की और फिर नवाज के बुलावे पर लाहौर जाकर सारे कूटनीतिक समीकरणों को उलट पुलट दिया। ये तो साल का अंजाम था, तो आगाज भी कम असरदार नहीं रहा। जिस अमेरिका ने कभी मोदी को वीजा देना मुनासिब नहीं समझा, उसी अमेरिका के राष्ट्रीय विपक्ष तंज कसता रहा, मोदी को पिकनिक प्राइम मिनिस्टर बताता रहा। लेकिन मोदी दुनिया भर में दौरे करते रहे और खुद को उन ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्षों की जमात में शिद्दत से शामिल करते रहे जो भारत को विकासशील देश समझकर तवज्जो नहीं देते। अर्थव्यवस्था हो या आतंकवाद, दोनों मोर्चों पर दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के हुनर को देखा। इतना ही नहीं, नए समझौते होते हैं, नए करार होते हैं और दोस्ती की नई लकीर भी खींची जाती है। कूटनीति से कारोबारी रिश्ते कैसे साधे जाते हैं, इसकी बानगी है ये तस्वीरें। जापान के प्रधानमंत्री काशी में गंगा किनारे आरती दर्शन कर रहे हैं और भारत जापान के बीच रिश्ता शिद्दत से आगे बढ़ रहा है, जिसका सबूत है भारत में मेट्रो रेल का करार। This enterprise will launch a revolution in Indian railways and speed up India's journey into the future. 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 देशों की यात्रा की। इस दौरान वो 2 महीने से ज्यादा वक्त विदेश में रहे। मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2 देशों की संसद को संबोधित किया, एक ब्रिटेन की संसद को, दूसरा मलेशिया की संसद को। मोदी की यात्रा सेशल्स से शुरू हुई और अफगानिस्तान में खत्म हुई। मोदी रूस भी गए, भारत के सबसे भरोसेमंद और पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो संयुक्त अरब अमीरात जैसे उन देशों का भी दौरा किया जिन पर भारत का ज्यादा ध्यान नहीं रहा। मोदी का यह दौरा दाऊद और उसके आका पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला रहा। आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे। पेरिस पर आतंकी हमले के बाद भारत फ्रांस के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। बांग्लादेश से सीमा समझौता कर मोदी ने पुराने मसले हल करने की तरफ कदम बढ़ाया। अब निगाहें 2016 पर हैं, जहां मोदी कुछ और नायाब करने वाले हैं। आज लंदन में भी उन्होंने सबका दिल जीत लिया और रही बात जापान की, तो वहां पे भी उनका जादू जमकर चला। ऐसा बहुत कम होता है कि चीन का राष्ट्रपति किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत राजधानी बीजिंग से बाहर करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस साल गर्मियों में चीन गए तो चीनी राष्ट्रपति ने शियान शहर में जाकर मोदी का इस्तकबाल किया। शियान शी जिनपिंग का गृहनगर भी है। इतिहास के झरोखों से भविष्य को देखने की नजर प्रधानमंत्री मोदी में है। तभी तो वो चीन के उस टेराकोटा वॉरियर्स में पहुंचे जो चीन के बहादुर योद्धाओं की याद दिलाती है, और उस बौद्ध मंदिर में भी पहुंचे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन की झलक देता है। वैसे जहां मोदी पहुंचते हैं उनकी दीवानगी वहां पहले ही पहुंच जाती है।
तभी तो उनको सुनने के लिए चीन में बसा हर हिंदुस्तानी मचलने लगा। मोदी का दौरा पूरे साल जारी रहा। वो जहां भी गए वहां बसे हिंदुस्तानियों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। 13 नवंबर को वेम्बली स्टेडियम में हिंदुस्तान के गौरव का इतिहास बनाया गया, जब करीब 70,000 दीवानों के बीच मोदी ने एक नई दुनिया का सपना देखा। 250 साल की गुलामी देने वाले अंग्रेज हिंदुस्तान के इस नए सिपहसालार को हैरानी से देख रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरून ने दिल खोलकर मोदी की तारीफ के पुल बांधे। He rightly said, "आचे दिन आने वाली है।" इतिहास मानो 360 डिग्री पर घूम गया। भारत के प्रधानमंत्री को ब्रिटेन के शाही महल में दावत दी गई। सितंबर में मोदी अमेरिका गए तो मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई समेत दुनिया के दिग्गज सीईओ ने उनसे संवाद किया, उनका सम्मान किया। अमेरिका के सेंट हॉजे में मोदी को देखने भीड़ उमड़ी। कहीं देशों का दिल जीता तो कहीं कारोबारियों को भरोसा दिया कि हिंदुस्तान आइए और मेक इन इंडिया का हिस्सा बनिए। आज तक ब्यूरो। साल 2014 की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के जो होठ थे वो बंद कर दिए थे। सब खामोश हो चुके थे, एक के बाद एक राज्य भी जीत रहे थे। लेकिन 2015 में एकाएक ऐसा क्या हुआ कि आत्मचिंतन की नौबत आ गई। पार्टी को सोचना पड़ा कि जो हम मोदी लहर कह रहे थे अब उसका क्या हुआ। आइए देखते हैं। एक बार गलती कर सकती है, जनता बार बार गलती कभी नहीं करती। पहले दिल्ली, और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार चाहिए और फिर बिहार, सरकार से मुक्त सरकार चाहिए। जंगल राज के सपनों को चूर चूर करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूं। और फिर एक के बाद एक करारी हार। ये नतीजा 2015 में मोदी लहर का निकला। खैर, लोकतंत्र में ये होता रहता है। जीत पर जश्न और हार पर हाहाकार चुनावी राजनीति की सहज परिणति है। मगर दोनों का सिलसिला लगातार चल पड़े तो बड़े से बड़ी लहर भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्या 2015 का साल प्रधानमंत्री और पार्टी की तरफ से सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी के लिए यही सवाल लेकर आया। जो बिहार, यूं कहें कि 2014 की महाजीत जितना ही विशाल सवाल कि बिहार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? उन्होंने कुछ भी घोषणा नहीं करी, आगे से ज्यादा भाषण में बोलने को केवल गालियां देते रहे। गलत नहीं कह रहे। 3 दशक के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत और विजय के साथ पीएम बनने वाले मोदी आखिर मात क्यों खाने लगे? ये सवाल उठाने वाला पहला चुनावी अखाड़ा बनी दिल्ली, वो शहर जहां पीएम रहते हैं, जहां की जनता केंद्र सरकार के हर फैसले की आहट और योजनाओं की सुगबुगाहट सबसे पहले महसूस करती है। वहां चुनावी नतीजे इतने खराब, अपना खुद का छत होना चाहिए। ये महज हार नहीं बल्कि चुनावी भाषा में इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। पीएम के चुनावी पराक्रम की आभा पहली बार दिल्ली में धूमिल होती दिखी, वो भी उनके ही आगे परास्त करार दिए जा चुके अरविंद केजरीवाल जैसे सियासी योद्धा के सामने। ऐसा तो किसी चुनावी पंडित तक ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। कि सरकार की जो मानसिकता है, आप उनका मंत्र ऐसा है प्राइम मिनिस्टर का, आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा, मैं सत्ता पे लेके आऊँगा। ये जो मैं वाला है ना, शायद गुजरात छोटा सा एक राज था तो उसमें चला, देश में चलना बड़ा है तो कठिन है। पीएम और पार्टी दोनों के सीने में वो हार देर तक खटकती रही।
विपक्ष और राजनीतिक आलोचक ये कहने लगे कि मोदी लहर ढलान पर है, वरना मोदी जैसे आक्रामक नेता और धुआंधार प्रचार के आगे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, हरियाणा, झारखंड के धुर सियासी विरोधी हथियार डालते नजर आए। वो विजय रथ दिल्ली में आकर क्यों थम गया? इस सवाल पर गहन विचार विमर्श हुआ और ऊपरी तौर पर पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया कि ये मामला चुनावी रणनीति के कारगर न होने का हो सकता है। लिहाजा उतने ही जोशो खरोश से जुट गए अगले अभियान और चुनावी इम्तिहान के लिए। सामने रणभूमि थी बिहार की। आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? क्या कारण है? क्या कारण है? लालू और नीतीश जैसे नेताओं को चुनावी धूल चटाने के लिए रणनीति बड़ी व्यापक बनी। पीएम की ताबड़तोड़ रैली और गांव-गांव चुनावी रथ के साथ तैयारी अभूतपूर्व की गई। कमान फिर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाली। कंट्रोल रूम के साथ पटना में कैंप किया। इधर 30 से ज्यादा रैलियों में मोदी के तेवर भी लगातार आक्रामक होते दिखे। भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। क्या क्या भरोसा नहीं दिया, विकास से लेकर जंगल राज से मुक्ति का। मोदी के पक्ष में यहाँ एक और बात थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसका फायदा उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में मिला। चुनाव समाप्त होते ही 5 से 15 साल तक एक ही शासन से उकताए लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। यही हाल बिहार में भी था। नीतीश भी शासन 10 साल से कर रहे थे। चुनावी मंच से मोदी सरकार की बदहालियां और मौका परस्त गठबंधन बातें दोहरा रहे थे। तब जीत किसे अवश्यंभावी नहीं दिख रही थी। मिलती है क्या? दरअसल बिहार और दिल्ली में जो हार हुई उससे विपक्ष एकजुट हो गया। चिंता का विषय यह था कि न सिर्फ विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन कई चीजें ऐसी हो रही थी जिसमें लग रहा था कि शायद काम करने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा मैसेज जरूर आया, लेकिन इस सबसे दूर, इस सबसे अलग, देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जो सपने थे उसको साकार करने में वो एक एक करके कदम आगे बढ़ाते गए। सड़क पर भी अगर इसे सांकेतिक भी माने तो स्थिति बेहद सहज नहीं कही जा सकती मोदी सरकार के लिए। चुनावी समर और महाजीत के बाद जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात सड़क ही नहीं संसद में भी कोहराम हुआ। बहुमत के बावजूद सरकार ये बहस जीत नहीं पाई कि किसानों का असली हितैषी कौन है, नया विधेयक पेश करने वाली सरकार या फिर विरोध का बिगुल फूंकता विपक्ष। ये ठीक है कि विधेयक को गिराने या पास करने का खेल बहुमत के आधार पर होता है, मगर विरोध इतना व्यापक हुआ कि पीएम मोदी तक को विपक्ष जो चाहे वैसे संशोधन की बात कहनी पड़ी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के मसले पर तो सरकार पूरी तरह से घिर गई। संसद में बढ़ते गतिरोध के बाद आखिरकार पीएम मोदी को वो कदम उठाना पड़ा जो है तो लोकतंत्र में एक तरह का शिष्टाचार, मगर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से सलाह मशविरा करना मौके की मजबूरी ही ज्यादा लगी। कालाधन मामले में तो सरकार की जुमलेबाजी पहले ही साबित हो चुकी थी। कानून बना तो किरकिरी इस बात पर शुरू हुई कि कानून तो पहले भी थे, नया कानून लागू किस रूप में होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री की मौका बेमौका चुप्पी भी कम नहीं रही। घर वापसी से लेकर सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस में ऐसा हुआ। हाँ, अपने नेताओं की अगड़म बगड़म बयानबाजी बढ़ी तो उन्हें चुप रहने की हिदायत जरूर दी। नीति के कारण छोटे मोटे हार अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। पीएम मोदी को एक और फजीहत तब झेलनी पड़ी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद के नाम का लिखा हुआ सूट पहना और कांग्रेस ने, खासकर राहुल गांधी ने इसे 10 लाख की कीमत का बताते हुए बार बार मोदी पर मानसिक दबाव बनाया। हालांकि राजनीतिक फ्रंट पर मोदी के लिए साल 2015 बेशक सुकून भरा नहीं रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मोदी को अपनी बड़ी योजनाओं पर जरूर सफलता मिली। देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए स्मार्ट सिटी पर विकसित मुल्कों से करार में सफलता मिली। साथ ही दुनिया भर में योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख को पक्का कराया और रेल की पटरी पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए जापान से अरबों का समझौता किया। लेकिन विदेशों में और विदेशी राजनेताओं के बीच हिट मोदी
खाटी देसी मोर्चों पर कई मामलों में घिरे रहे और कई राज्यों में चुनावी जंग में हार इसे बार बार हवा देती रही। साल 2015 तो आत्ममंथन का साल, लेकिन 2016 है साल जब लोग, विपक्ष देखेंगे कि वादे कितने निभाए गए। भ्रष्टाचार पर काबू पाना है, महंगाई को कम करना है, विकास को आगे बढ़ाना है और ब्लैक मनी को वापस लाना है। एक एक चीज पर जनता की नजर रहेगी। 2015 में सुर्खियां इन विदेशी दौरों की शानदार रही प्रधानमंत्री मोदी की। अमेरिका से लेकर चीन, जापान, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया तक दोस्ती और परस्पर साझेदारी का झंडा बुलंद कराए प्रधानमंत्री। मगर इन सुर्खियों के साथ उम्मीदें भी आसमान छूती नजर आई। उम्मीदें विदेश में भी और देश में भी। विदेशों से निवेश बढ़ाने की उम्मीद और देश में अपने ही किए गए चुनावी वायदे को पूरा करने की उम्मीद। अब इसका खाका तो प्रधानमंत्री को ही तैयार करना है। लिहाजा साल 2016 में जो चुनौतियां मोदी सरकार के सामने होंगी, अमूमन ऐसी ही होंगी। महंगाई नियंत्रित रखने की ठोस नीति, सब्सिडी खत्म करने के लिए व्यापक योजना, बुनियादी ढांचा और विकास के वादों पर काम, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सहमति बनाना, नए वित्त वर्ष में जीएसटी को लागू करने पर आम राय बनाना। इसके अलावा रेलवे में निवेश बढ़ाने, इसके कायाकल्प का वायदा तो है ही। 100 स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अगला कदम भी काबिले गौर होगा। इनके बीच धर्म और राजनीति का घालमेल तो है ही। सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस के बीच देश के सुधीजनों, और अगर ये राजनीतिक है तो उसका उपाय भी राजनीतिक सूझबूझ से तलाशना होगा। सबका साथ, सबका विकास का सपना तभी पूरा होगा। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई से कनेक्शन। Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos, and just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.